नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्वास्थ्य से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर बात करेंगे। खबर है राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की गई है। इसी से जुड़े हुए क्या कुछ डायमेंशंस है, आइए उस पर बात करते हैं। डायमेंशंस के तौर पर समझेंगे आज की खबर को हमने क्यों लिया है, इसके बाद समझेंगे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन यानी राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन की क्या विशेषताएं हैं, इस पर बात करेंगे। इसके बाद भारत में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, क्या है, इस पर गौर करेंगे। उसके बाद जो चैलेंजेस उभर कर सामने आ रही हैं इस पूरे विषय में, उस पर चर्चा करेंगे। और सबसे अंत में रहेगा एक सवाल। चूँकि यह विषय स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है तो जीएस के पेपर 2 में यह विषय आता है। इसे आप जीएस पेपर 2 के तहत समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। आइए आगे हम बात करते हैं खबर में क्या है। खबर के तौर पर यदि देखा जाए तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। तो इस मिशन में क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस पर हम विस्तार से समझेंगे। यदि आगे बात करें तो 15 अगस्त 2020 को यानी पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह घोषणा की थी कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की जाएगी और उसके बाद से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे शुरू किया गया था। और वर्तमान में अभी 6 यूटीज, है ना, 6 संघ शासित प्रदेशों में इस योजना का क्रियान्वयन हो रहा है, यानी कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का क्रियान्वयन फिलहाल हो रहा है, लेकिन वह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर है। लेकिन आज से इसे पूरे देश भर में शुरू किया जा रहा है। इसी लिहाज से आज का जो ये विषय है यह चर्चा में आ गया है। आगे देखते हैं इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। इसमें HID यानी कि हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड बनाने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ HPR यानी कि हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री, ठीक है। HFR यानी हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रीज, ठीक है। तो ये दो बातों को इसमें महत्वपूर्ण रूप से रखा गया है। एक तो हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्टर और दूसरा है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं और हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको एक साथ लाना, एक प्लेटफॉर्म पर लाना और उसके माध्यम से जो आम जनता है, आम जनता को बेहतरीन और सुगम और सहज स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की कोशिश करना, ठीक है। जहाँ तक बात आती है HID यानी कि हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड के बारे में, तो इसमें चूंकि ये हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर काम करेगा, ठीक है ना। ID का मतलब क्या हुआ? आइडेंटिटी कार्ड। इसके तहत जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति की पर्सनल डिटेल्स को इसमें संचित किया जाएगा। इसमें उसका जो भी पर्सनल डिटेल है, मोबाइल नंबर है या फिर आधार नंबर है, उसका जो भी हेल्थ रिकॉर्ड है उसको इसके अंतर्गत संचित किया जाएगा, उसको रखा जाएगा, है ना। और ये सब जानकारियाँ कहाँ पर रहेंगी? तो ये सब जानकारियाँ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत संचित की जाएंगी, एकत्रित की जाएंगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यह जो मिशन है यह एकीकृत स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्था प्रदान करने की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है और यही इसका उद्देश्य भी है। क्या है उद्देश्य इसका? एकीकृत स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना, ठीक है ना। तो अब आप समझ सकते हैं कि यह जो प्लेटफॉर्म है यह किस हिसाब से काम करेगा। इसमें 2-3 बातें आपको नोट करने लायक ये हैं कि यह जो मिशन है यह मिशन प्रत्येक नागरिक के लिए, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए लागू होगा। यानी इसका मतलब यह है कि यह किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है, विशेष धर्म के लिए नहीं है, विशेष जाति के लिए नहीं है, बल्कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए यह जो व्यवस्था है यह व्यवस्था लागू की जाएगी। और साथ ही इसे कौन क्रियान्वित करेगा? तो इसे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के तहत क्रियान्वित किया जाएगा और यह जो अथॉरिटी है ये भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें जानकारी में रहनी चाहिए। कभी इस तरीके से आपको सवाल पूछा जाए परीक्षा में तो आपको वहाँ पर इसका भान होना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए कि यह जो व्यवस्था है यह नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के तहत काम करेगा, NHA। और यह जो अथॉरिटी है किसके अंतर्गत काम करता है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत यह अथॉरिटी काम करता है। इसके तहत यह जो व्यवस्था है डिजिटल हेल्थ मिशन की, इस व्यवस्था को क्रियान्वित किया जाएगा, लागू किया जाएगा। ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंडिकेट कर दूँ कि यहाँ पर जो हम डिजिटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, डिजिटल हेल्थ का मतलब यहाँ जो इसके क्रियान्वयन की बात मैंने की कि जो भी डाटाज हैं उनको एक साथ कंपाइल किया जाएगा, एक साथ रखा जाएगा। जो भी देश भर में अस्पताल हैं, रोगी हैं या फिर जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो प्रयोगशाला हैं, लैब हैं, है ना, उन सब को एक साथ कंपाइल किया जाएगा इसके अंतर्गत। तो यह क्या संकेत करता है, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से इसका संचयन किया जाएगा। तो डिजिटल हेल्थ में इसी की विशेषता है कि इसको डिजिटली जो है एक साथ लाया जाएगा। इससे क्या होगा कि इससे जो भी रोगी हैं या फिर जो भी स्वास्थ्य प्रदाता हैं उनको रोगियों से मिलने में और रोगियों को अपने अनुसार स्वास्थ्य सेवा का लाभ लेने में आसानी होगी, उनको परेशानी नहीं होगी, है ना। तो ये सब जो बातें हैं इसका इसमें ख्याल रखा गया है। आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ें कही गई हैं। आगे यदि हम बात करें कि भारत में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, कैसी है वर्तमान लिहाज से, वर्तमान के कॉन्टेक्स्ट में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में टेलीमेडिसिन के तहत भी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। टेलीमेडिसिन का बहुत ही सामान्य सा अर्थ है कि दूर रहते हुए और चिकित्सा उपलब्ध करवाना, है ना। टेली कम्युनिकेशन होता है ना, टेली कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, दूर संचार। तो टेलीमेडिसिन का मतलब दूर रहते हुए और स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाना। इसमें भारत जो है बेहतर कार्य कर रहा है। इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा कि ई-संजीवनी, है ना, यह जो व्यवस्था है इसके माध्यम से देश भर में कई अस्पतालों को इसके अंतर्गत लाया गया है और लोग जो हैं इसके माध्यम से अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका लाभ उठा रहे हैं। भारत सरकार ने भी पिछले साल ही इसके संदर्भ में एक गाइडलाइन भी जारी किया है टेलीमेडिसिन के कॉन्टेक्स्ट में, और जो भी रजिस्टर्ड जो प्रैक्टिशनर्स हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, उन्हें स्वीकृति दे दी है कि हाँ आप इस तरीके से चिकित्सा सुविधा मुहैया करवा सकते हैं, है ना। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं टेलीमेडिसिन के अंतर्गत अपनाई जा रही हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लेवल पर भी भारत में काम किया जा रहा है। कैसे काम किया जा रहा है, आपने आरोग्य सेतु का नाम सुना होगा, है ना, आपने कोविन का नाम सुना होगा, ठीक है। आपने ये भी सुना होगा कि भारत में जन आरोग्य योजना संचालित किया जा रहा है। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, है ना। तो वो जो योजना है उसके भी 3 साल इस वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां दर्शाती हैं कि भारत जो है सार्वभौमिक स्वास्थ्य के स्तर पर भी बहुत तेज़ी से कार्य कर रहा है। मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ एक एक करके ताकि आपको समझने में आसानी होगी। एक तो आरोग्य सेतु, दूसरा कोविन प्लेटफॉर्म, तीसरा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, ठीक है। तो ये 2-3 ऐसी गतिविधियां हैं, ऐसी महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं जिससे यह पता चलता है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लेवल पर भी भारत में काम किया जा रहा है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इसमें हर एक जो व्यक्ति है, जो भी भारत में निवास कर रहा है, जो निचले तबके से लेकर ऊपरी तबके तक हो, जो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति समुदाय से हो, सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखने की बात इसमें की जाती है। और अभी जबकि आप देख ही रहे हैं कि कोरोना काल का एक भीषण समय चल रहा है पिछले साल से लेकर अब तक, वैसे में आरोग्य सेतु ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
ट्रेसिंग करने में कि आपके आसपास कौन से लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, कितने लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, है ना, आपकी क्या स्थिति, आपके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, इस मामले में कोरोना पॉजिटिव का लक्षण आपके पास में है या नहीं है ना। और यदि आपको कोरोना पॉजिटिव का कोई भी लक्षण दिखता है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए, ये सब जानकारियाँ आपको आरोग्य सेतु से मिलती रही हैं, है ना। अब इसमें कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, गांव का व्यक्ति हो या फिर शहर का हो, कोई भी हो, वो इसका आसानी से लाभ ले रहा है और उसे बहुत ही लाभ भी हो रहा है। ठीक है। दूसरा है कि कोविन के जरिए जो भी अभी वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है भारत सरकार के माध्यम से, इसके जरिए कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिल गई है आपको, उसके माध्यम से वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी मिल जा रहा है ना। तो ये जो एक डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है, यह डिजिटली ही तो किया जा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ कोई रजिस्टर लेकर के बैठा गया है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब डिजिटल हेल्थ की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास के तौर पर देखी जा रही हैं। इसके अलावा भारत ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत जो निचले तबके के लोगों को 5 लाख रुपए के बीमा की बात की, स्वास्थ्य बीमा की देने की बात की, यह जो है इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है ना। आगे देखते हैं, आगे ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत में एक बहुत ही अच्छी प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत यदि देखा जाए तो जो भी ग्रामीण हैं, ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा सुगमता के साथ और वहनीय यानी अफोर्डेबल, ताकि वो अफोर्ड कर सके, है ना। इसके माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से यह जो है सेवा प्रदान की जा रही है। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM, है ना, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2005 में और उसके बाद से ग्रामीण स्वास्थ्य के स्तर पर भी बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है। तो अब तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि भारत में जो वर्तमान में स्वास्थ्य की स्थिति है बहुत हद तक एक सही दिशा में एक सकारात्मक दृष्टिकोण दर्शा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कई चुनौतियां हैं जिसको समाप्त करने की आवश्यकता है, जिसको कम करने की आवश्यकता है, जिनको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ये तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है ही, लेकिन इससे जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं उन्हें भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं उन चुनौतियों के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ बातें हैं। पहला तो ये है कि अवसंरचनात्मक गतिरोध, है ना। अवसंरचनात्मक गतिरोध का मतलब ये है कि भारत में कई ऐसे ज़िले हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां पर कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन वहां पर या तो जो अस्पताल है वह या तो जर्जर स्थिति में है, या फिर वहां पर सही तरीके से जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो चिकित्सीय उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए, वह व्यवस्था नहीं रहती है, या फिर जिस पार्टिकुलर रीजन में, जिस पार्टिकुलर क्षेत्र में वह अस्पताल है तो वहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ रहता है। ऐसी कई खबरें समाचारों में आती रहती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये अवसंरचनात्मक गतिरोध है, इसको दूर करने की आवश्यकता है। और ऐसे में जब हम नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की बात कर रहे हैं तो ऐसे में ये एक सकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाता है कि यदि हम डिजिटली तौर पर भी यदि हम चिकित्सा करवाएं तो फिर अस्पताल की जो एक दरकार है, यह इस दरकार को, इसकी आवश्यकता को हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन जो आधारभूत लेवल पर यदि बात की जाए, नेसेसिटी के तौर पर इसकी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को दुरुस्त करना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक तो हुआ अवसंरचनात्मक गतिरोध, दूसरा है तकनीकी रुकावट, है ना। जाहिर सी बात है कि जब हम डिजिटल हेल्थ मिशन को अपना तो रहे हैं, इसका स्वागत भी किया जाना चाहिए और भरपूर स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन इस बीच ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो सामान्य व्यक्ति है, जो शायद अशिक्षित है या फिर जिसे डिजिटली ऑपरेट करना नहीं आता है मोबाइल फ़ोन, तो फिर वह कैसे इसका सही तरीके से लाभ ले सकेगा, है ना।
जब हम आरोग्य सेतु का इस्तेमाल करते हैं, जब हम कोविन का इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें कई सारे निर्देश होते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति इन चीज़ों के प्रति, इन निर्देशों के प्रति यदि उसे कुछ जानकारी ही नहीं है, तो फिर वह सही तरीके से उपयोग कैसे कर पाएगा। तो तकनीकी रुकावटें जो यहाँ पर सामने आती हुई दिख रही हैं, इनका भी वाजिब समाधान निकालने की आवश्यकता होगी। इसके लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि हम पिक्टोरियल वे में, चित्रात्मक तरीके से भी हम चीज़ों को दर्शाएं, ताकि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि इस तरीके से सहजता से उस चीज़ों को फॉलो करने में नाकाम रहता है, तो वह उस माध्यम से भी चीज़ों को समझ सके, है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या है, निगरानी संबंधी चुनौती, यानी कि मॉनिटरिंग के लेवल पर भी कार्य करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर जब हम डिजिटल कंपाइलेशन करेंगे, स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखेंगे हर एक व्यक्ति का, तो फिर उसके हिसाब से उसकी सही तरीके से मॉनिटरिंग भी की जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि बिना किसी व्यक्ति के जानकारी के ही उसका जो हेल्थ रिकॉर्ड है वह किसी और को चला जाए, है ना। वो तो उसका अपना निजी मामला है, किसी को कुछ भी दिक्कत है स्वास्थ्य के कॉन्टेक्स्ट में, तो वह तो अपने लेवल पर उसे डील करना चाहिए, या फिर जो भी पार्टिकुलर डॉक्टर है या फिर हॉस्पिटल है जिसके माध्यम से वह स्वास्थ्य सुविधा ले रहा है, उसके माध्यम से वो उसे डील करना चाहिए। जो थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को यदि उसकी स्वास्थ्य की जानकारी मिल जाएगी, तो इससे क्या होगा, इससे निजता के उल्लंघन का एक मामला सामने आ सकता है। हालांकि अभी तक जो बात की जा रही है, अभी तक यही बात की जा रही है कि इसके माध्यम से जो भी व्यक्ति का एक पर्सनल रिकॉर्ड रखा जाएगा, बिना उसकी सहमति के किसी थर्ड पर्सन को नहीं दिया जाएगा। तो इसमें देखना होगा कि इसकी मॉनिटरिंग सही तरीके से की जाती है या नहीं, है ना। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो यह एक तरीके से विफलता ही साबित हो सकती है। आगे क्या है, आगे जन जागरूकता पर बहुत ही बढ़ चढ़कर ध्यान देना होगा। जाहिर सी बात है कि जब तक एक आम इंसान को जानकारी ही नहीं रहेगी कि अच्छा इस तरीके का कोई मिशन है, इस तरीके की कोई व्यवस्था लागू की गई है जिसके माध्यम से हम देश भर में कहीं भी जाकर के इलाज करवा सकते हैं। हमारा मान लो कि कोई ऐसा रोगी है जिसका जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो खो गया है, फट गया है, यहीं कहीं या कहीं मिस हो गया है या फिर मिल नहीं रहा है, वैसी स्थिति में भी वह इस माध्यम से कैसे लाभ ले सकता है, या फिर आगे वो अपने मेडिकल रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए इस माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का इस्तेमाल कर सकता है, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकता है। तो यह तभी हो पाएगा जबकि उस व्यक्ति को जो है इसके बारे में जानकारी हो कि आपको इस तरीके से एक बेहतर सुविधा मुहैया करवाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जन जागरूकता वाली जो स्थिति है, इसे भी बढ़ चढ़ करके इसे बेहतर और दुरुस्त करने की आवश्यकता है ना। तो आज की चर्चा में हम यही समझ रहे हैं कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की जो शुरुआत की गई है यह बहुत ही उम्दा है, बशर्ते इससे जुड़ी हुई जो भी विशेषताएं हैं उसका बाकायदा निर्वहन किया जाए। साथ ही जो ये चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों के भी दुरुस्त करने में एक बेहतर उपाय के तौर पर इसका एक एक करके जो भी चुनौतियां हैं उनका समाधान निकाला जाए, है ना। तो आज की चर्चा में इतना ही। इससे जुड़े हुए जो सवाल बन सकते हैं, सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन की क्या विशेषताएं हैं, इससे भारत का स्वास्थ्य कितना बेहतर होगा, है ना। सवाल बहुत ही सीधा है। पहले चरण में आपको ये बताना होगा कि जो डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई है इसके क्या फीचर्स हैं और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये बताना होगा। जो मैंने आपको HID यानी कि हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड और HPR यानी कि हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री और HFR यानी हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री की बात की, उसका मकसद क्या है उसके बारे में आपको बताना होगा। और साथ ही भारत में जो वर्तमान में स्वास्थ्य की स्थिति है इसको इंडिकेट करते हुए और इसके माध्यम से हम किस हिसाब से भारत के स्वास्थ्य को और बेहतर कर सकते हैं, इस पर एक बेहतर तरीके से आपको पैराग्राफ वाइज उत्तर लिखने की कोशिश करनी होगी, है ना। तो ये आज की चर्चा में हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।